वेलकम स्टूडेंट्स, एक क्लब आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और हम आज जो पढ़ेंगे वो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का, यानी कि जो स्वनिषेचित किस्में होती हैं फसलों की, उनकी एक और ब्रीडिंग मेथड, प्रजनन विधि, जो कि है प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इस प्योर लाइन सिलेक्शन में जाने से पहले, इस विधि को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्योर लाइन क्या होता है। व्हाट इज़ ए प्योर लाइन? प्योर लाइन क्या होता है और प्योर लाइन में सिलेक्शन हम उसमें वर्ण हम कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन की थ्योरी जो है वो जोहानसन नामक एक साइंटिस्ट ने दी थी। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे बीन्स के ऊपर, उसके बीज के वेट को लेकर के, बीज का जो वज़न है उसको लेकर के उन्होंने प्रयोग किए थे। तो बीन्स जो कि एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि स्वनिषेचित किस्म है, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था और उसके बाद उन्होंने इस प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट या प्योर लाइन की थ्योरी को दिया था। तो हम देखेंगे कि प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है। तो प्योर लाइन थ्योरी जो है, इस थ्योरी को जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोहानसन ने दिया था 1903 में। तो उन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को देने से पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था। उसमें प्रयोग उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक सोर्स से, एक पॉपुलेशन से उन्होंने बीन्स के कुछ सीड्स लिए थे। रैंडमली उन्होंने उसमें से कुछ सीड्स कलेक्ट किए थे और उसको उन्होंने साइज़ के आधार पर अलग अलग किया था। तो एक सबसे छोटा साइज़ और सबसे बड़ा साइज़, इसको उन्होंने अलग किया था। तो जब सबसे बड़े साइज़ वाले जो थे उनका औसत वज़न 0.624 ग्राम ऐसा था, और जो सबसे छोटा साइज़ था उसका 0.351 ग्राम ऐसा उनका सीड का औसत वज़न उनको आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इन जो सबसे छोटे वाले हैं उसमें से उसको भी उन्होंने कई जनरेशन तक लगातार वो ग्रो करते गए, और उससे सबसे बड़े जो है उनको, जिनका करीब 0.624 ग्राम औसत वज़न था, उसको भी वो ग्रो करते गए। उन्होंने करीब 17, 18, 19 जनरेशन तक उनको ग्रो किया, और उसमें से बड़े को उन्होंने वो सिलेक्ट करते गए और इसमें से छोटे वाले को सिलेक्ट करते गए, छोटे का सिलेक्शन करते गए। और उसके बाद भी उन्होंने देखा कि उतनी पीढ़ी तक लगातार उसको उगाने और सिलेक्शन करने के बावजूद भी बड़े साइज़ के लिए वो छांटते गए। उसके बाद भी उनको जो औसत वज़न मिला पीढ़ी के बाद भी, वो भी लगभग उतना ही था। तो 631 और 649 लगभग उतना ही औसत वज़न था। और जो छोटा वाला था, जो कि 0.351 ग्राम का था, उसमें भी वो सिलेक्शन करते गए और 10, 12, 15 पीढ़ी के बाद भी उनको जो है औसत वज़न जो है वही 358, 348, 350 के आसपास ही उनको मिला। तो ये एक प्रयोग करने के मतलब कि उन्होंने उसमें से जो अलग किया, जो बड़े सीड 624 ग्राम वाले और 0.351 वाले अलग किया, तो इसमें फर्दर उनको फिर से सिलेक्शन करने से, आगे और उसमें से छांटने से, वर्ण करने से, उसमें कोई अंतर उनको नहीं प्राप्त हुआ। और इसमें भी वो जब छांटते गए उसके बाद भी बड़े साइज़ के लिए वो उसमें से वर्ण करते गए, सिलेक्शन करते गए, तो उसमें भी उनको कोई ख़ास फ़ायदा उसमें नहीं मिला। तो जो छोटे थे उनका साइज़ उतना ही रहा, उनका वज़न उतना ही रहा, जो बड़े थे उनका वज़न करीब उतना ही रहा। उसमें सिलेक्शन करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये एक प्रयोग था उन्होंने। तो प्रयोग करने के बाद में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, प्योर लाइन की थ्योरी। तो उसमें यह है कि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़, तो ये जो ओरिजिनल समूह जिसमें से उन्होंने छोटे और बड़े को अलग किया था, वो एक मिश्रित समूह था, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन था, मिश्रित समूह था। और ये फसल चूँकि सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो एक सेल्फ पॉलिनेटेड स्वनिषेचित किस्म की एक मिश्रित पॉपुलेशन थी, मिश्रित समूह थी, जिसमें वो अलग अलग जो मिश्रण था उसमें से उन्होंने अलग अलग टाइप वो छांट पाए। लेकिन वो जो अलग अलग टाइप छांट पाए, वो अलग अलग टाइप में फिर से सिलेक्शन करने से उनको और कोई लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि ओरिजिनल जो समूह था, ओरिजिनल पॉपुलेशन था, वो एक मिश्रित पॉपुलेशन था, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन था, और वो जेनेटिकली प्योर थे। तो ये जेनेटिकली प्योर थे, जो लाइंस थे वो जेनेटिकली प्योर थे। अब ये लाइंस क्या, किसको हम लाइंस किसको बोलेंगे? तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पौधा है
और इस पौधे में कुछ फलियां लगी हैं। मान लीजिए इसमें से 10 सीड है, यहाँ पर 15 सीड है और यहाँ पर 8 सीड है। तो इन सबको मिला के एक पौधे से जितने बीज मिल रहे हैं उनको सबको मिला के मान लीजिए टोटल 50 बीज मिलते हैं, और उनको मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा एक साथ लगाता हूँ। इन 50 बीजों को ऐसा लगाता हूँ। तो एक पौधे से जो 50 बीजों ये लगाया हूँ, तो ये इस पौधे का एक लाइन है ना। तो ये एक लाइन मतलब एक पौधे से लिया गया है, एक लाइन है, इसको एक लाइन में बोल सकता हूँ। ये एक लाइन है या एक इस पौधे से लिया गया, सब एक ही पौधे से लिया गया है, ये एक लाइन है। तो इसी तरह से अलग अगर ये सारे लाइन प्योर हैं, जेनेटिकली प्योर हैं, जेनेटिकली प्योर का मतलब यह है कि उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें क्रोमोसोम में सब जगह सेम जीन है। मतलब यहाँ अगर कैपिटल टी है तो यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है तो यहाँ भी स्मॉल टी है। दूसरा क्रोमोसोम में अगर यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ भी कैपिटल ए है, यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ भी कैपिटल बी है। तो इस तरह का सिचुएशन अगर सब में है तो वो प्योर है। और अगर ऐसा नहीं है, एलील्स अलग अलग हैं, तो उसको इम्प्योर बोलते हैं। तो जो प्योर होगा उसको फिर फर्दर हम आगे और उसका फिर से और उगाते जाएंगे हर जनरेशन में। तो इसका अगली पीढ़ी भी उगाएंगे तो उसमें भी यही क्रोमोसोम आएगा, क्योंकि और कोई जीन है ही नहीं, कहीं और दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन बनने का सवाल नहीं है। तो जो जो इसमें है जब आगे आगे उगाते जाएंगे तो वही वही मिलता जाएगा। तो वो जो है उस ऐसे लाइंस को को हम जेनेटिकली प्योर लाइंस बोलते हैं। तो जॉनसन ने अपनी जो थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया कि ओरिजिनल जो समूह था वो एक मिक्सचर था, एक मिश्रित समूह था, मिश्रित पॉपुलेशन था। किसका? तो प्योर लाइंस, अलग अलग प्योर लाइंस के मिश्रित समूह थे। मतलब किसी में हो सकता है ये जीन हो, कोई दूसरा है जिसमें हो सकता है A1 A2 ऐसा हो, किसी में B हो। तो अलग अलग प्योर लाइंस थे। तो किसी का वो साइज़ बड़ा था, किसी का साइज़ छोटा था। जब उनको उन्होंने छांट के अलग किया तो जो छांट के अलग हो गया तो वो भी सब प्योर ही थे। तो उनको फर्दर जब वो ग्रो करते गए तो उनमें और कोई उनको ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, क्योंकि जीन्स वही थे, वही हर पीढ़ी में वही जीन्स अपीयर हो रहे थे, वही जीन्स मिल रहे थे। तो वो प्योर लाइन को अलग अलग जो छांट लिए, तो ये छांटने के बाद इसको जब आगे उगाए या इसको आगे उगाए तो उनमें और उनको कोई ख़ास अंतर आगे जाके नहीं मिला। तो उन्होंने इसी आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको थ्योरी ऑफ प्योर लाइंस बोला जाता है। तो ये जो सीड साइज़ लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कॉमन बीन का, तो देखेंगे कोई सीड छोटा है, कोई साइज़ बड़ा है। तो कलर अलग अलग था, साइज़ अलग अलग थे। जैसे ये सीड का साइज़ अगर हम देखेंगे तो ये साइज़ बड़ा है, ये साइज़ छोटा है। तो इस तरीके से अलग और छोटे बड़े साइज़ को लेकर के उन्होंने अपना इनको समूह में से, इस मिश्रित पॉपुलेशन में से, मिश्रित समूह में से उन्होंने छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ अलग किया था और फिर उनमें फर्दर उन्होंने सिलेक्शन किया था। तो उन्होंने ऐसे लाइंस अलग अलग छांटे, जैसे 25 लाइन उन्होंने छांटे। सबसे छोटा ये था और सबसे बड़ा ये था। सबसे छोटा लाइन जो था उसका जो औसत था वो 64 ग्राम्स के आसपास आ रहा था। उसको जब वो आगे सिलेक्शन करते गए तो जब कई पीढ़ियों के बाद भी उसका औसत जो है उतना ही रहा। और जो छोटे से साइज़ वाले बीज थे उनका औसत वज़न जो है 35 ग्राम जो था, मतलब 100 सीड का वेट 35 ग्राम था। तो उसको आगे करते गए, तो उसको जब आगे करते गए तो उसमें भी उनको कोई अंतर नहीं मिला। मतलब कि ये अगर एक प्योर लाइन था, ये एक प्योर लाइन था, तो इस प्योर लाइन के अंदर जब वो इसकी अगली पीढ़ी उगाते गए और उसमें सिलेक्शन करते गए, उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। और इसको भी जब वो आगे करते गए तो उसमें भी उनको इसके अंदर और कोई उनको फ़ायदा नहीं मिला। जितना मीन शुरू में था, मतलब औसत जितना शुरू में था, सिलेक्शन करने के बाद भी कई पीढ़ियों तक उसमें से छांटने के बाद भी उनका औसत उतना ही रह गया। तो उन्होंने जो थ्योरी दिया वो ये है कि लाइंस दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट मे बी सक्सेसफुली आइसोलेटेड विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ मिक्स जेनेटिक टाइप्स। मतलब कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल समूह है, वो एक मिक्स्ड समूह है, मिश्रित समूह है,
जेनेटिक टाइप्स का मिश्रित समूह है, मतलब किसी में कैपिटल टी है तो कोई जो है वो स्मॉल टी वाला है, तो ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एलील्स होंगे उसके। तो उसका एक मिश्रित समूह था, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो एक मिक्स्ड जेनेटिक टाइप था, मिक्स समूह था, और उसमें से जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है, तो उनके साइज़ के आधार पर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो लाइंस जो कि जेनेटिकली डिफरेंट है उसमें से, और मिक्स्ड है, मिश्रित है, उसमें से हम अलग अलग टाइप्स को हम अलग कर सकते हैं। प्लांट्स विद इन ए प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप। अब ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, और ये प्योर है, दोनों जगह पे सेम एलील है, दोनों जगह पे सेम एलील है, तो ये एक प्योर लाइन है। तो प्योर लाइन में जब हम इसमें अगर इस पौधे की अगर हम इसमें मान लीजिए 20 बीज मिलता है और इसको अगली पीढ़ी में ऐसा 20 के 20 बीज को हम उगाते हैं, तो इनमें अगर थोड़ा बहुत अंतर कुछ दिखेगा तो वो अंतर सिर्फ वातावरण की वजह से होगा, क्योंकि जीनोटाइप तो सब में यही है। ये जो पौधा है इसमें भी टीटी है, इसमें भी टीटी है, इसमें भी टीटी है, ये सारे में वही जीन मौजूद है। टी का मतलब एक ही जीन सब में मौजूद है। तो एक ही पौधे से सब मिले हैं, तो सब 20 सीड मिले हैं, 20 सीड को लगाया हूँ तो सब में वही जीन मौजूद है। तो उसमें अंतर जीन के हिसाब से कोई अंतर उसमें नहीं होगा। तो प्लांट विद इन ए प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप। एक प्लांट से जो जितने मिले उन सबको लगाया तो इस प्लांट के ये लाइंस हुए, इसमें जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जो जीनोटाइप है, वो सब सेम है। इसलिए बोला है कि प्लांट विद इन ए प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप, उनका जीनोटाइप सेम होगा। एनी वेरिएशन, तो इसके अंदर अगर कोई अंतर दिखता है, मतलब इसी के 20 सीड हैं, तो अगर ये वाले पौधे में और इस वाले पौधे में, इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, तो वो अंतर जो है जीन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि सारे में यही जीन आए हैं। तो उसमें जो अंतर दिख रहा होगा वो सिंपली वातावरण की वजह से होगा, एनवायरनमेंट की वजह से होगा। तो जैसा कि हम एक पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जो वेरिएशन का या विभिन्नता के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम दो भाग में बांटते हैं। वेरिएशन जो है, फिनोटिपिक वेरिएशन जो है वो बराबर होता है जीनोटिपिक वेरिएशन प्लस एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशन आएगा, जीन की वजह से आएगा, दोनों मिला करके ओवरऑल ऊपर से जो अंतर दिखता है। तो यहाँ जो भी अंतर दिखेगा ये जीन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब में वही जीन है, इसमें भी वही जीन है, इसमें भी वही जीन है, तो जीन सब में वही है। एनवायरनमेंट की वजह से जो थोड़ा बहुत अंतर अगर कुछ दिखता है तो एनवायरनमेंट की वजह से दिखता है। तो एक प्योर लाइन क्या हुआ? प्योर लाइन एक ऐसा लाइन है, या मतलब वो जो समूह है वो ऐसा समूह है जिसमें हर एक में वही जीनोटाइप है, सेम जीन्स मौजूद हैं सब में, और उनमें जो अंतर होता है वो सिर्फ वातावरण की वजह से होता है। जीन सेम है तो जीन की वजह से कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो ऐसे में अगर मैं इसको छांटता हूँ या इसको छांटता हूँ तो उससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ वातावरण की वजह से दिख रहा है। अगर अगली पीढ़ी में बिल्कुल समान वातावरण मिलेगा तो ये इससे जो बीज मिलेंगे उससे जो पौधे उगेंगे और इसके बीज से जो पौधे उगेंगे दोनों बिल्कुल एक समान होंगे। तो एनी वेरिएशन ऑकर्स विद इन ए प्योर लाइन इज़ नॉट हेरिटेबल बट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली। तो प्योर लाइन के ऊपर में जो वेरिएशन मिलता है प्योर लाइन के बीच में, तो वो जो अंतर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से मिलता है, उसमें कोई जेनोटाइपिक जीन की वजह से कोई अंतर नहीं है। तो जोहानसन का जो प्योर लाइन थ्योरी था वो ये था कि अगर एक समूह है, एक मिश्रित समूह है जहाँ पे अलग अलग प्योर लाइंस का एक मिक्सचर है, तो वहाँ से हम प्योर लाइंस को उनकी जीनोटाइप के आधार पर उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर जेनेटिकली डिफरेंट अगर वहाँ पे लाइंस हैं, एक समूह में जीनोटाइपिकली डिफरेंट लाइंस अगर मौजूद हैं, तो उसको हम आइसोलेट अलग कर सकते हैं उसमें से, मिक्स्ड पॉपुलेशन में से, मिश्रित पॉपुलेशन में से। और एक लाइन के अंदर जो भी पौधे होते हैं उन सब का जीनोटाइप एक होता है, क्योंकि वो प्योर लाइन है। प्योर मीन्स सब में उनका जीनोटाइप एक ही है, और उसमें अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो विद इन ए प्योर लाइन, एक प्योर लाइन के अंदर सिलेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर 2, 3, 4 अलग अलग प्योर लाइन है, मतलब इसका जीनोटाइप अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका, अगर सब में जीनोटाइप अलग अलग है, जीन्स अलग अलग हैं,
तो इनके बीच में अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो बिटवीन प्योर लाइंस, मतलब 4-5 प्योर लाइन है, उसके बीच में अगर हम वर्ण करेंगे, सिलेक्शन करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सब में जीनोटाइप अलग अलग है, तो जो अंतर दिख रहा होगा वो जीन की वजह से दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हो सकता है कैपिटल ए हो, यहाँ पे हो सकता है स्मॉल ए हो, इसमें हो सकता है कैपिटल बी हो, इसमें हो सकता है कैपिटल सी हो। या अगर एक ही जीन की अलग अलग एलील की बात करें तो हो सकता है इसमें A1, इसमें A1, A2, इसमें A3, इसमें A4, ऐसा हो सकता है। अगर कई एलील्स हैं उसके तो ऐसा हो सकता है कि जो अलग अलग प्योर लाइंस हैं, ये एक प्योर लाइन है, ये प्योर लाइन, एक प्योर लाइन, 2 प्योर लाइन, 3 प्योर लाइन, तो इसमें जो जीनोटाइप है, इसमें अगर AA है, इसमें हो सकता है A1 है, इसमें हो सकता है A2 है। तो इस तरीके से अगर प्योर लाइंस अलग अलग है, मतलब उसमें जीनोटाइप में अंतर है, तो वो अलग अलग प्योर लाइंस है, तो उसके बीच में अगर हम चुनाव करेंगे तो इसके बीच में हम चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर विद इन ए प्योर लाइन, मतलब एक प्योर लाइन, जब इससे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 पौधे इसके बीच से मैं लगाया हूँ, तो ये सब में जीनोटाइप तो यही होगा, इन सब का जीनोटाइप ऐसा ही होगा। तो इनके बीच में सिलेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीन सब में एक ही है, जो भी अंतर दिखेगा वो वातावरण की वजह से दिखेगा। तो बिटवीन प्योर लाइन सिलेक्शन करने से फ़ायदा होगा, लेकिन विद इन प्योर लाइन सिलेक्शन अगर करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। अगर जो दिख रहा है अंतर वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से है। तो इनके थ्योरी का जो निचोड़ था वो ये था कि बिटवीन प्योर लाइंस सिलेक्शन इज़ फ्यूटाइल, बिटवीन प्योर लाइन सिलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। विद इन प्योर लाइंस चुनाव करने से, वर्ण करने से उसमें हमको फ़ायदा मिलेगा। और प्योर लाइन को एक बार अगर हम सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए अगर निश्चित समूह में से, तो उसमें से अगर जब अलग कर दिए तो वो एक अलग प्योर लाइन हो गया। उनको जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी उगाते जाएंगे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो वो वही सेम कैरेक्टर उसमें मिलता जाएगा। तो प्योर लाइन का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो ये था। इसके आधार पर प्योर लाइन सिलेक्शन जो किया जाता है, मतलब प्योर लाइन क्या हुआ, एक ऐसा लाइन जो जेनेटिकली प्योर है, मतलब उसमें जो जीन है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो अलग अलग जीन्स मौजूद हैं, मतलब मान लीजिए ये उसमें 3 जोड़े क्रोमोसोम अगर हैं, तो जो जीन मौजूद हैं उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी वही जीन मौजूद हैं। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ भी A है, यहाँ C है तो यहाँ भी C है, यहाँ B है तो यहाँ भी B है, यहाँ D है तो इसमें भी D है। मतलब जो जिस क्रोमोसोम पे जो भी जीन मौजूद है उसके होमोलोगस पे वही जीन मौजूद है। तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं प्योर लाइन। और अगर ऐसा नहीं है, एक में कैपिटल D और एक में स्मॉल d ऐसा है, तो ये प्योर लाइन नहीं है। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये सब होमोजाइगस कंडीशन है। तो एक प्योर लाइन में सारे जो है होमोजाइगस कंडीशन में रहते हैं। तो पॉपुलेशन ही पूरा होमोजाइगस रहता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड पॉपुलेशन है। तो प्योर लाइन जो है, इसमें से किसी एक पौधे को लेकर के उससे जो लाइन मैं डेवलप करूंगा या उसकी जो प्रजाति डेवलप करूंगा वो एक प्योर लाइन होगा। तो एक सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा जिसमें सारे इस तरह के होमोजाइगस कंडीशन में है, उसमें से अगर बीज लेके मैं एक लाइन या एक प्रजाति तैयार करता हूँ, वो एक प्योर लाइन हुआ। दूसरे पौधे से लेकर के एक और दूसरा लाइन तैयार किया, वो दूसरा प्योर लाइन हुआ। तीसरे पौधे से लेकर के एक और लाइन तैयार किया, वो तीसरा प्योर लाइन हुआ। तो जो अलग अलग प्योर लाइन हो गए, मतलब कहने का मतलब है कि दूसरा अगर एक ऐसा ही सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा है, उसमें हो सकता है ये कंडीशन है, उसमें हो सकता है इस तरह कंडीशन है। यहाँ पे कैपिटल C, यहाँ पे स्मॉल c है, ये कैपिटल C है। यहाँ पे कैपिटल B है, तो यहाँ स्मॉल b है। मतलब एलील्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो होंगे वो प्योर होंगे, वो दोनों में एक ही एलील होंगे। हो सकता है यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, ये दूसरा, इसकी जो प्रजाति होगी, इसकी जो अगला पीढ़ी जो बनाएंगे, इससे अगर बीज लेके, वो एक दूसरी प्योर लाइन होगी और ये एक दूसरी प्योर लाइन होगी। क्योंकि जीन का कॉम्बिनेशन यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन जो है वो प्योर फॉर्म में है। मतलब दोनों
होमोलोगस में एक ही है। तो ऐसा से हम जो प्योर लाइन डेवलप करेंगे तो इन दोनों के बीच में मैं चुनाव कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ जीनोटाइप अलग है, यहाँ जीनोटाइप अलग है। लेकिन इससे जो पौधे मिलेंगे, इसकी जो लाइन मिलेगी, इसकी जो अगली प्रोजेनी मिलेगी, 20-25 पौधे जो भी इससे बीज मिलते हैं उसको लगाएंगे, वो एक ही लाइन है, वो एक लाइन है, उसमें जो सारे हैं पौधे हैं सब में एक ही जीनोटाइप है, तो उसमें सिलेक्शन करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जोहानसन ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका मतलब इसके आधार पर प्योर लाइन की ब्रीडिंग मेथड तैयार किया गया। मतलब हम ऐसे पौधे का चुनाव करेंगे जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड तो है ही और प्योर फॉर्म में है, तो उनका अगर हम चुनाव कर लेंगे जिसमें से अच्छा है, तो उसको जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगला ग्रो करते जाएंगे तो उसमें वही जीनोटाइप मिलते जाएंगे, तो उसमें और कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो कोई अच्छा अगर मिल गया पौधा जो अच्छा कैरेक्टर वाला है, चुनाव हम कर सके, तो वो जो है उसमें जीन्स जो है वो स्थापित रहेंगे, वही जीन पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जाएंगे। तो ये जब हम ऐसा प्योर लाइन का या किसी भी पॉपुलेशन का समूह का बात करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो है जेनेटिक बेस। बोलते हैं उसका जेनेटिक बेस कैसा है, जेनेटिक बेस वाइड है, जेनेटिक बेस नैरो है, और जेनेटिक बेस कैसा है जब हम उसको क्रॉसिंग में लेते हैं, क्रॉसिंग प्रोग्राम में लेते हैं। तो हम थोड़ा सा एक जेनेटिक बेस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद इसका जो मेथड है उसको देखेंगे। तो किसी भी समूह में, किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी या जीन की वजह से जो विभिन्नता मिलती है, उसको उसका जेनेटिक बेस बोला जाता है। तो अगर एक मेरे पास समूह है, एक पॉपुलेशन है, मान लो 1000 पौधे हैं, 1000 पौधों का समूह है, तो उसमें कोई एक ही लक्षण के अगर बहुत सारे एलील मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर हाइट का ले लें या ग्रेन कलर, बीज का कलर का ले लें, तो बीज के कई तरह के कलर उसमें मिल रहे हैं। या रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के बहुत सारे जीन उसमें मौजूद हैं। एक ही रोग के लिए रेजिस्टेंस है तो एक ही जीन है, पर उसके कई फॉर्म्स, ऑल्टरनेट फॉर्म्स मौजूद हैं, तो हम बोलेंगे कि उसका जेनेटिक बेस जो है वो वाइड है, उसका जेनेटिक बेस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के एलील्स, अलग अलग फॉर्म एक ही कैरेक्टर के मौजूद हैं। तो बोलता है कि द अमाउंट और क्वांटम ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक विभिन्नता की जो मात्रा अवेलेबल रहती है एक पॉपुलेशन में, एक समूह में, उसको उसका जेनेटिक बेस कहते हैं। तो एक समूह है, एक पॉपुलेशन है, उसमें जो विभिन्नताएं मौजूद हैं उसमें, उसको उसका जेनेटिक बेस कहा जाता है उस पॉपुलेशन का। तो जेनेटिक बेस किसके लिए? लक्षण के लिए। तो एक लक्षण कोई अगर हमने लिया तो उसमें कितने तरह के अलग अलग फॉर्म उस पॉपुलेशन में मौजूद हैं, जितने ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे कि किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए कलर के, बीज के रंग के 5 एलील मौजूद हैं, किसी में बीज के कलर के 12 एलील मौजूद हैं, तो 12 एलील वाला जो है वो ज़्यादा जेनेटिक बेस वाला हुआ, बशर्ते कि 5 एलील हुआ। इसी तरह से मान लीजिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध की क्षमता है, रोग प्रतिरोध की रेजिस्टेंस है, उसके लिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, गेहूं में रस्ट करके एक बीमारी लगती है, रस्ट। तो मान लीजिए किसी एक समूह में वो रस्ट के रेजिस्टेंस का जो है 5 अलग अलग किस्म का जीन मौजूद है, और किसी में जो है 15 जीन मौजूद है किसी समूह में। तो जिस पॉपुलेशन में 15 टाइप के जीन मौजूद है रेजिस्टेंस के लिए, उसका जेनेटिक बेस ज़्यादा बड़ा है, और जिसमें 5 जीन मौजूद है उसका जेनेटिक बेस बोलेंगे नैरो है। तो जेनेटिक बेस इज़ नथिंग, इट इज़ द वेरिएशन। तो एक ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है जिसमें पॉपुलेशन दे आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्योर लाइंस, इनब्रेड लाइंस, उसमें कई तरह के अलग अलग प्योर लाइन हैं, जहाँ पर हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस जिसमें बहुत तरह के एलील्स मौजूद हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका जेनेटिक बेस ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल मल्टी लाइन वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी, ओल्ड लैंड रेसेस, ये सब में बोलते हैं कि इनका जेनेटिक बेस बड़ा है। तो अगर मान लीजिए बोलता है कि कलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स है, तो मान लीजिए एक प्योर लाइन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इस प्योर लाइन में रेजिस्टेंस का एक जीन मौजूद है, इसमें रेजिस्टेंस का दूसरा जीन मौजूद है, इसमें रेजिस्टेंस का तीसरा जीन मौजूद है, इस तरह से इसमें रेजिस्टेंस का चौथा जीन मौजूद है। तो है सब प्योर लाइन ही, लेकिन रेजिस्टेंस का ही जीन है, सारा एक ही रोग के लिए रेजिस्टेंस का जीन है, लेकिन अलग अलग जीन है। तो ऐसा इनको मिला के अगर एक मिक्सचर हम बनाते हैं तो उसका बोलेंगे जेनेटिक बेस ज़्यादा बड़ा है, बशर्ते कि मैं अगर एक पॉपुलेशन बनाता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के जीन हैं, तो उस समूह में अगर 1000 पौधे हैं तो सब में यही चीज़ है, और मेरा 1000 पौधा है जिसमें
कुछ 250 ये हैं, 300 इस प्रकार के हैं, 200 इस प्रकार के हैं, ऐसा अलग अलग मिक्सचर है उसमें, तो बोलेंगे उसका जेनेटिक बेस जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ब्रॉड जेनेटिक बेस जब हम कहते हैं जब उसमें अलग अलग तरह के जीन मौजूद रहते हैं। और इसके विपरीत जो दूसरा है नैरो जेनेटिक बेस, जैसे कि अगर एक प्योर लाइन को लेकर के इसी का मैं एक पूरा समूह बना दूं, पॉपुलेशन ग्रो करूं, तो उस पॉपुलेशन में 5000 10,000 जितने भी पौधे होंगे सब में यही जीन मौजूद होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे कि जेनेटिक बेस जो है वो नैरो है। तो ब्रॉड जेनेटिक बेस और नैरो जेनेटिक बेस का एक्चुअली ये है इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर मान लीजिए किसी बीमारी का अटैक होता है, मान लीजिए इस एक खेत में जितने 10,000 पौधे लगे हुए हैं सारे एक ही तरह का जिसमें रेजिस्टेंस का बस यही जीन है, तो जो पर्टिकुलर रोग के लिए ये रेजिस्टेंस का जीन है वो अगर किसी तरह से उसका एक पैथोजन यानी कि जो बैक्टीरिया या वायरस है उसका एक दूसरा फॉर्म आ गया जिसको कि ये प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, तो अगर खेत में लग गया तो पूरा पौधा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मिक्सचर उसमें है खेत में, कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं, तो जिनमें इस तरह के होंगे सिर्फ वही पौधे नष्ट होंगे, तो बाकी पौधे जो है बच जाएंगे। तो जेनेटिक बेस ब्रॉड या नैरो होने से ये होता है कि जब ब्रॉड जेनेटिक बेस है तो उसका सर्वाइवल का, उसका एडॉप्ट करने का, नेचर में अपने आप को ढालने का क्षमता जो है उसमें ज़्यादा होता है। जो नैरो जेनेटिक बेस होता है वो अपने आप को नेचर में ढालने के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो एक ही पूरा समूह जो है उसमें जो भी लक्षण लेके चल रहा है वो एक ही टाइप का लक्षण लेके चल रहा है। तो अगर वो किसी कारण से सूटेबल नहीं हुआ तो पूरा पॉपुलेशन जो है साफ़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा रेजिस्टेंस आ गया, डिजीज़ आ गया ऐसा, जिससे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ नया पैथोजन का नया फॉर्म आ गया, जो रोग करने वाला जीवाणु है या विषाणु है, कुछ नया म्यूटेंट आ गया जिसको अब ये प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है, तो पूरा पॉपुलेशन साफ़ हो जाएगा। तो जेनेटिक बेस जो है कहने का मतलब उसमें वेरिएशन कितना मौजूद है, वेरिएबिलिटी कितनी मौजूद है। ज़्यादा वेरिएशन होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सूटेबल होगा एनवायरनमेंट के लिए। तो प्योर लाइन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन में हम एक प्योर लाइन को छांटते हैं समूह में से। तो प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन होता है प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। मतलब एक सिंगल पौधा है, ये सिंगल पौधा है, इस सिंगल पौधा कैसा है? वो होमोजाइगस है और सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो इसकी जो प्रोजेनी होगी, इसकी जो पीढ़ी होगी, मान लीजिए इससे हमको 25 बीज इसमें से मिले, इस पौधे में से, तो इन 2500 पौधों का जो ये मान लीजिए ये जो 25 पौधों को जो मैंने लगाया अगली पीढ़ी में, तो ये एक प्योर लाइन हुआ। तो क्यों प्योर लाइन हुआ? क्योंकि ये एक सिंगल पौधे की प्रोजेनी है, जो पौधा कैसा है? होमोजाइगस है और वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। होमोजाइगस मतलब इसमें जो भी क्रोमोसोम्स हैं, उसमें जो भी जीन्स हैं, वो सब एक ही एलील है, दोनों जीन के एक ही एलील मौजूद है। मान लीजिए इसमें BB, इसमें BB है, यहाँ पे CC है। तो जीन्स जो है वो सब होमोजाइगस कंडीशन में है। तो होमोजाइगस कंडीशन वाला एक सिंगल पौधा और जो सेल्फ पॉलिनेटेड है उसकी जो पीढ़ी होती है उसको हम प्योर लाइन बोलते हैं, वो एक प्योर लाइन होता है। तो इसमें जितने पौधे होंगे, ये 2500 पौधे जो होंगे, इन सब में यही जीनोटाइप होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से पैदा हुआ है। तो पॉलन में भी जो जीन है, एग में भी वही जीन है, तो उसमें कोई नया जीन नहीं आ रहा है, तो सब में वही जीन मिलेगा, जीनोटाइप वही होगा। तो इसको हम बोलेंगे एक प्योर लाइन। तो प्योर लाइन में जितने भी पौधे होते हैं उनका जीनोटाइप सेम होता है। तो सारे पौधों की जीनोटाइप जो है, ऑल द प्लांट्स जीनोटाइप सेम होगा। अगर इनमें कुछ विभिन्नताएं मिलती है तो वो सिर्फ इसलिए होगी कि वातावरण की वजह से, क्योंकि जीन सब में वही है। और प्योर लाइन में जेनेटिकली वेरिएबल, इसमें कुछ वेरिएशन समय के साथ में इसमें कुछ वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? या तो मैकेनिकल मिक्सचर से हो जाए, यानी कि जिस प्योर लाइन को मैं हर साल उगा रहा हूँ उसमें हो सकता है उसी से मिलते जुलते किसी दूसरे वैरायटी का, दूसरे किस्म का सीड किसी तरह से मिल गया हो, कि एक ही जगह पे, एक ही फ्लोर पे, जहाँ पे हम उसको अलग कर रहे हैं, बीज को छांट रहे हैं, फली से अलग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है दूसरे किस्म का उसी तरह का कोई सीड वहाँ
पहले से मौजूद हो तो कुछ तरह से मिक्स हो जाए, या हो सकता है कि उसमें नेचुरल क्रॉसिंग हो जाए। नेचुरल क्रॉसिंग क्या हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए हवा से या इंसेक्ट के द्वारा या किसी तरह से मान लीजिए उसमें परागकण, किसी दूसरे किस्म का परागकण आ जाए, दूसरे जीन्स उसमें आ जाए, और म्यूटेशन से यानी उत्परिवर्तन से तो उसमें कुछ चेंज हो जाए, जीन में कुछ चेंज हो जाए, उसकी वजह से वेरिएशन पैदा होता है। अदरवाइज़ इस समूह में, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है, होमोजाइगस है, सिंगल प्लांट है, तो इसमें कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा। ये ऐसा ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जब इसमें इस तरह की कोई घटना होगी तो ही उसमें वेरिएशन आएगा। तो जोहानसन ने यही कहा था कि जो विद इन ए प्योर लाइन, एक जो प्योर लाइन है उसके अंदर, उसके बीच में अगर हम छांटेंगे तो उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे में एक ही जीन है, जीनोटाइप। अगर इसमें और इसमें मुझे अंतर दिख रहा है, ये पौधे में और इस पौधे में अंतर दिख रहा है, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है, तो हो सकता है वो वातावरण की वजह से ही होगा और कोई उसमें कारण नहीं होगा। तो ये इसमें से अच्छा और ख़राब में से अच्छा छांट के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगली पीढ़ी में सब इसी तरह से मिलेंगे। तो ये है प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट और प्योर लाइन के गुण। अब प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड में भी हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं कि इस एक अगर हमारे पास कई तरह के प्योर लाइन का मिक्सचर है, उसमें से हम सबसे अच्छा पौधा जो है उसको हम छांट लेते हैं। चूँकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, होमोजाइगस है, तो जो हम छांट लिए सबसे अच्छे पौधे को, उसकी जो अगली पीढ़ी होगी वो सब एक जैसी होगी और उसमें सब में वही जीन होंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो परफॉर्मेंस है वो बना रहेगा। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक समूह है, उसमें से 200 से 3000 पौधों को हम छांट लेते हैं। ये जो पौधों को छांटते हैं, ये नंबर्स, ये डिपेंड करता है कि जो पादप प्रजनक जो उस पर काम कर रहा है उसके पास कितना जगह है, कितना लेबर है, कितना टाइम अवेलेबल है। क्योंकि इंडिविजुअल प्लांट को छांटते हैं, मान लीजिए इसको छांट लिया, इसको छांटा और इसको छांटा, इसको छांटा, इसको छांटा, ऐसे मान लीजिए ऐसा 200 ऐसे पौधे को छांटता है। और हर एक पौधे से मान लीजिए एक एक पौधे से मान लीजिए 20 या 30 बीज उसको मिलते हैं। तो हर एक पौधे को जो छांटेगा उसकी सारे बीजों को एक लाइन में अगली बार लगाएगा, दूसरे बीज को भी लगाएगा, तीसरे को भी लगाएगा, तो ऐसे सबको लगाएगा। तो 200 पौधा और हर पौधे से अगर 30-30 बीज मिल रहा है तो 2 तिहाई 6,000 पौधे, तो उसके पास इतना लगाने के लिए जगह होना चाहिए। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि कितना आपके पास जगह है, ब्रीडर के पास कितना जगह है, कितना टाइम, लेबर वगैरह है। तो इसमें क्या करते हैं कि सिंगल प्लांट को छांटते हैं, किस आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर, उनका फिनोटाइप क्या है। और चूँकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है तो सब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो जो इसको मान लीजिए छांटा, तो इसमें से जो भी सीड मिले उसको एक लाइन लगाया गया, इसमें से जो भी मिले उसका एक लाइन लगाया गया, इसमें से जो मिले मान लीजिए उसका एक लाइन लगाया गया। तो इस तरीके से हर एक पौधे का एक इंडिविजुअल अलग अलग लाइन ग्रो करते हैं। तो अगर इनका जीनोटाइप अलग अलग है, चूँकि एक पॉपुलेशन है, तो जो एक पौधे से लगाए हैं इसमें सब एक जैसे होंगे, इसमें एक जैसे होंगे, इसमें सब एक जैसे होंगे। तो इंडिविजुअल हम प्लांट प्रोजेनी को सिलेक्ट करते हैं और उनको लगाते हैं। उसमें से जो अनडिज़ायरेबल हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें मान लीजिए ये वाला लाइन अच्छा नहीं है, ये मान लीजिए इसका लाइन ये अच्छा नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको मान लीजिए रिजेक्ट कर दिए, इसको रिजेक्ट कर दिए। जो जो अच्छा रह गया है उसको हम लेते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, अगले में ट्रायल में लगाते हैं। जैसा कि हम मास सिलेक्शन में देखे हैं, उनको हम ट्रायल में, यील्ड ट्रायल में लगाते हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम रखते हैं, जो ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा करके फिर अगले बार चौथा साल से 5वां साल, हम 6वां साल रेप्लिकेटेड ट्रायल में लगाते हैं। रेप्लिकेटेड मतलब कि ट्रायल को बार बार रिपीट करना, रेप्लिकेट करना। तो रेप्लिकेट ट्रायल में हम लगाते हैं। तो चौथा, 5वां, 6वां 3 साल तक रेप्लिकेटेड ट्रायल में लगाए और उसमें जो इन्फीरियर हैं उनको छांट देते हैं। जो डिजीज़ रेजिस्टेंस अगर कुछ शो कर रहा है या कुछ क्वालिटी के लिए हम टेस्ट करते हैं, जैसे प्रोटीन की उसमें कंटेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, कोई और दूसरा एंजाइम वगैरह है कि नहीं, या उसका कलर वगैरह, ये सब हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद जो सबसे बेस्ट पौधा मिलता है, जो बेस्ट प्रोजेनी,
तो उसमें से जो लास्ट में जो बचा है उसमें से सबसे बेस्ट जो पौधा परफॉर्मेंस दे रहा है उस एक पौधे को हम सिलेक्ट करते हैं। तो एक पौधे को सिलेक्ट करके उसको हम एज ए नई वैरायटी न्यू किस्म के तौर पे हम रिलीज़ करते हैं। जो एक पौधा छांटे हैं तो सिंगल एक पौधे को छांट रहे हैं, वो पौधा कैसा है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस ये हम पहले लेक्चर में हम पहले इसको देख चुके हैं कि जब हम सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग में होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जो है पूरा पॉपुलेशन होमोजाइगस हो जाता है। मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े में जो दो एलील हैं वो सब एक ही एलील होगा, दोनों में एक ही एलील होगा, इस तरह का होमोजाइगस कंडीशन। तो सिंगल पौधा है, होमोजाइगस पौधा है और सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड सबसे बेस्ट पौधे को छांट के उसके बीज को हम आगे देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, सीड के लिए। तो सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड की जो प्रोजेनी है, प्रजाति है, वो कैसी होगी, वो एक प्योर लाइन होगी, क्योंकि प्योर लाइन का डेफिनेशन ही यही बोलता है कि प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। तो उसमें से जो भी मिलेंगे वो सब एक समान होंगे, उसी के बीज को हम मल्टीप्लाई करके देते हैं तो फील्ड में बिल्कुल एक जैसा हमको दिखता है वो। तो प्योर लाइन जैसा कि हमने देखा कि हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, उस पॉपुलेशन में से जो बहुत सारे पौधे हैं उसमें से हम कुछ इंडिविजुअल पौधों को छांटते हैं और उनका प्रोजेनीज को हम लगाते हैं, मतलब उनमें जो बीज मिलता है उसको हम अलग अलग लगाते हैं और फिर उसमें से सिलेक्शन करते हैं जो सबसे अच्छा, फिर उनको ट्रायल में भेजते हैं और जो लास्ट में सबसे अच्छा बच जाता है उसको लेके हम एज ए वैरायटी हम रिलीज़ करते हैं। चूँकि प्रोजेनी वो कैसा है, पीढ़ी कैसी है, वो एक सिंगल प्लांट होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड की पीढ़ी है, तो सारे एक समान होंगे जिसको कि हम प्योर लाइन कहते हैं। तो उसमें जो पीढ़ी हमको मिलती है वो सारे एक जैसे होते हैं, तो उसको हम एज ए वैरायटी एक किस्म के तौर पे रिलीज़ करते हैं। तो इसमें मेरिट्स क्या है कि इसमें चूँकि एक ही पौधे के सारे पीढ़ी जो पूरी पीढ़ी जो है एक पौधे से बन रही है, तो जीनोटाइप सबका एक जैसा होगा, सारे में एक ही किस्म के जीन होंगे, एक ही जैसे होंगे, तो जो फसल होगी वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होगी। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फील्ड में देख करके। ओरिजिनल जो हमारे पास जो पॉपुलेशन था वो अगर एक मिक्सचर था, शायद एक मिक्सचर था, मिश्रित पॉपुलेशन था, तो उसमें से जो बेस्ट था उसी को हम एज ए वैरायटी रिलीज़ करते हैं। तो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो होता है। इसमें जो वेरिएशन है, मान लीजिए ये एक पौधा है जिसकी हाइट थी 25 सेंटीमीटर और एक पौधा है जिसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, किसी का 45 है, किसी का 30 है। तो जो अगर हम हाइट के लिए चुनाव कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है ये उसका 50 था, तो ये मैक्सिमम जितना हो सकता है समूह में से उतना इम्प्रूवमेंट होता है पॉपुलेशन में। तो अचीव्स मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल वैरायटी। जो ओरिजिनल वैरायटी था उसमें चूँकि वेरिएशन था, अंतर था, विभिन्नताएं थी, उसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो हमको मिलता है, क्योंकि अगर हम बेस्ट को छांटेंगे तो ऑब्वियसली इसको ही छांटेंगे। और प्योर लाइन वैरायटीज़ आर यूनिफॉर्म, एक जैसे होते हैं, तो ये फार्मर भी इसको पसंद करते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन इसमें डीमेरिट क्या है, रिक्वायर्स मोर टाइम एंड स्पेस एंड मोर एक्सपेंसिव देन मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में हम जैसा हमने देखा है पहले कि एक समूह है, उसमें से हम कुछ एक जैसे दिखने वाले फिनोटिपिकली एक जैसे, मतलब ऊपर रंग रूप के में समान दिखने वाले पौधों को छांटते हैं, उनके बीज को हम मिलाते हैं और मिला के ट्रायल में भेज देते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो एज ए किस्म रिलीज़ कर देते हैं, तो तुरंत होता है। जबकि इसमें हम पहले इंडिविजुअल को छांटते हैं, फिर उनकी प्रोजेनी लगाते हैं, फिर उनमें से अच्छा छांटते हैं, फिर उसको ट्रायल में भेजते हैं, तो टाइम समय वगैरह इसमें ज़्यादा लगता है। तो मास सिलेक्शन जो है वो प्योरली जो है ये फिनोटाइप के आधार पर होता है, बेस्ड ऑन फिनोटाइप। जो समूह है उसमें से जो फिनोटाइप जो हमको अच्छा लगा उसको लिए और उसको ट्रायल में भेज दिए। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि वो प्योर लाइन है या नहीं है, मतलब उसमें सब होमोजाइगस कंडीशन में है नहीं है, हम नहीं देखते हैं। लेकिन इसमें हम उसको होमोजाइगस पौधों को ही लेते हैं और उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको लेते हैं। तो इसमें हमको सिलेक्शन करना पड़ता है, टाइम वगैरह ये सब ज़्यादा लगता है।
वैराइटीज़ डेवलप्ड थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन हैव लिमिटेड एडाप्टेशन। ये बोलता है कि प्योर लाइन मेथड से हम जो किस्म को तैयार करते हैं उनकी जो वातावरण के लिए उनकी अनुकूलता जो है वो सीमित होती है, वो सीमित वातावरण के में अनुकूलित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेस पॉपुलेशन है जिससे हम छांट के नई किस्म का विकास कर रहे हैं, वो बेस पॉपुलेशन ऑलरेडी वहाँ का एक लोकल वैरायटी है, जो वहाँ पे शायद मिक्सचर हो जाने से या उत्परिवर्तन की वजह से उसमें जेनेटिक विभिन्नताएं आ गई है, लेकिन वो उसी जगह के लिए है। तो वहाँ से जो वैरायटी नई किस्म हम छांट के निकालेंगे वो भी उसी जगह के लिए अनुकूल होगी। उसको कोई दूसरी जगह पे ले जाके लगाएंगे तो शायद वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। तो उनका जो एडॉप्टेशन है वो लिमिटेड होता है। और दूसरी बात, जब उसमें से हम एक सबसे बेस्ट को छांटते हैं, जो बेस्ट मतलब लक्षण के हिसाब से बेस्ट, हम जिस लक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम रंग के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे गहरा लाल रंग का बीज चाहिए, तो इसमें से जिसका रंग सबसे ज़्यादा लाल होगा उसको छांट के हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं फ्लावर कलर के लिए कर रहा हूँ तो जिस फ्लावर का कलर बिल्कुल मेरे जो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, वो वाला कलर मिलेगा तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर ईल्ड के लिए बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें से जिस पौधे में सबसे ज़्यादा फलियाँ लगेंगी, सबसे ज़्यादा बीज लगेंगे, पैदावार ज़्यादा होगी, उस एक पौधे को लेके आगे बढ़ेंगे। तो चूँकि उस एक पौधे से इसको अगर बेस्ट है, इसको छांट के इससे ही पूरी पॉपुलेशन को बनाते हैं, प्योर लाइन को तैयार कर रहे हैं वैरायटी को, तो इस एक पौधे की में जो जीन है, सारे में जीन एक ही समान जीन है, तो वो किसी एक आध वातावरण के लिए ही वो अनुकूल होंगे। उसको 10 जगह पे हम लगाएंगे तो शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं देगी। और अपर लिमिट ऑफ द इम्प्रूवमेंट वो ऑलरेडी जो है वो सेट है ओरिजिनल पॉपुलेशन में। ओरिजिनल पॉपुलेशन में जैसे ये 50 सेंटीमीटर वाला पौधा है और ये 25 सेंटीमीटर वाला पौधा है, तो अपर लिमिट 50-50 सेंटीमीटर ये पहले से सेट है। इससे अच्छा और हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वैरायटी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल समूह है जिसमें हम चुनाव कर रहे हैं, जिसमें से हम छांट रहे हैं, उसमें जो मैक्सिमम वाला है वो यही वाला है। तो ये ऑलरेडी फिक्स है, हम उसको चुनाव करके छांट करके उसमें और कुछ नया हम नहीं कर सकते। अगर इसमें से कलर के लिए कर रहे हैं तो कोई रेड कलर है, कोई मान लीजिए डार्क रेड है, कोई डार्क रेड है और कोई लाइट रेड है। तो अगर हम डार्क रेड वाले के लिए चुनाव कर रहे हैं तो जो डार्क रेड वाला होगा उसका जो कलर है वही अल्टीमेटली हमको मिलेगा। हमको उसमें और चुनाव करके कोई और अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जोहानसन ने थ्योरी में क्या बोला है कि विद इन ए प्योर लाइन अगर हम सिलेक्शन करते हैं, तो जैसे ये वाला पौधा छांट के इसके बीज को सब एक जगह लगाए हैं तो ये एक लाइन है, तो इसमें और चुनाव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे में जीनोटाइप एक जैसा है। तो इसलिए जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो पहले से पॉपुलेशन में फिक्स है, उससे और कोई अच्छा हमको नहीं मिल सकता है। तो ये इसके डीमेरिट हैं। तो मेरिट क्या हुआ कि मेरिट चूँकि सब में जीनोटाइप एक जैसा है तो यूनिफॉर्म होता है, और जितना मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो मिलता है। और चूँकि यूनिफॉर्म है तो फार्मर पसंद करते हैं उसको। पर यह है कि डीमेरिट है कि उसमें मास सिलेक्शन से ज़्यादा समय लगता है और इनकी अनुकूलता वातावरण के लिए सीमित होती है, और इसमें इम्प्रूवमेंट का लिमिट फिक्स होता है। और एक और चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए प्योर लाइन है, यूनिफॉर्म है, मतलब सारे पॉपुलेशन में जो किस्म है सबकी जीनोटाइप एक ही है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पैथोजन आया या ऐसा कोई इंसेक्ट आया जो कि उसको अटैक कर सकता है, तो पूरा का पूरा खेत जो है वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि सारे में एक ही जीन है। अगर बीमारी एक तरफ से लगेगी तो सब में लग जाएगी, क्योंकि सब में वही जीन है। तो अगर एक पौधे को वो अटैक कर सकती है तो सारे को कर सकती है। तो एक मेजर इसका डीमेरिट है। तो इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो एक तो है कि लोकल वैरायटी अगर मेरे पास कोई है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और उसमें किसी तरह से मिक्सचर आ गया है, तो इसी तरीके से छांट के अलग करने में हम कर सकते हैं। तो ये कुछ वैरायटीज़ के नाम हैं जिनको किया गया है। प्योर लाइन सिलेक्शन इन इंट्रोड्यूस वैरायटी, अगर बाहर से कोई किस्म हम लाते हैं, विदेश से लाते हैं, कोई दूसरी जगह से लाते हैं, वो भी एक प्योर लाइन है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड की होमोजाइगस इंडिविजुअल की प्रोजेनी है। तो उसमें भी हम फिर से यहाँ लगा करके उसमें से छांट करके उसमें कोई अच्छा और किस्म छांट सकते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन इंट्रोड्यूस वैरायटी कोई बाहर से आया है, फॉर एग्जांपल जैसे कल्याण सोना, ये एक लीफ रेजिस्टेंट सिलेक्शन था जो कि सिमिट यानी कि वीट की जो वैरायटी मेक्सिको से आई थी, गेहूं की किस्में, उसमें से कल्याण सोना को छांट के एक नई किस्म के तौर पे विकास किया गया था।
इम्प्रूवमेंट ऑफ ओल्ड प्योर लाइन, पुरानी प्योर लाइन वेराइटीज़ हैं जिसमें इस तरह से मैकेनिकल मिक्सचर यानी कि दूसरे किस्म के बीज का उसमें मिश्रण हो गया है, उसमें उत्परिवर्तन हो गया है, या उसमें किसी तरह से जीन बाहर से आ गया है इंसेक्ट के द्वारा, उसमें थोड़ा विभिन्नता आ गई है, तो उसको हम छांट वाट के अलग कर सकते हैं। तो नॉर्मली कोई ओल्ड वैरायटी, लोकल वैरायटी या सेल्फ पॉलिनेटेड स्वनिषेचित किस्म की कोई लोकल किस्म है, उसमें उसको प्योर करने के लिए, या बाहर से कोई किस्म आई है उसमें छांट के उसमें से कोई अच्छा निकालना है उसके लिए, या ओल्ड प्योर लाइन वैरायटीज़ है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए नॉर्मली इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन हम दो मेथड देखे हैं, तो उस दोनों में अगर एक कंपैरिजन करें तो मास सिलेक्शन चूँकि पॉपुलेशन में से कुछ फिनोटाइपिकली अलाइक, मतलब दिखने में रंग रूप आकार के समान टाइप के पौधों को लेकर के उनके बीज को मिला करके उसको ट्रायल में भेज करके वहाँ से किस्म विकसित करते हैं, तो वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन होता है। और इसमें से एक पौधा, सिंगल पौधा छांट के उसकी जो पीढ़ी है उसको एज ए वैरायटी यूज़ करते हैं, तो एक प्योर लाइन होता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर ये है। तो एक ही पौधे से वो किस्म विकसित हुई है तो सारे जीनोटाइप सब में एक जैसा होगा, तो जेनेटिकली जो है ये यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये मिक्सचर है। इसमें प्रोजेनी टेस्ट हम करते हैं क्योंकि इसको लगा के एक पीढ़ी दो पीढ़ी लगा के उसमें से फिर छांटते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं करते, जो अच्छा है उसको सीधे ट्रायल में भेज देते हैं। तो वैरायटी जो है वो बेस्ट प्योर लाइन होती है, उसमें से सारी जो लाइन्स हम निकालते हैं उसमें से सबसे बेस्ट है उसको हम यूज़ करते हैं। इसका एडाप्टेशन नैरो होता है, मतलब ये अनुकूल उतनी नहीं होती, चूँकि ये मिक्सचर है तो ये ज़्यादा एडाप्टेड होती है। तो इसको 9 से 10 साल लग जाता है, नॉर्मली 5-7 साल में ये हो जाता है। तो सिलेक्शन विद इन ए प्योर लाइन, एक प्योर लाइन जो हम निकाले हैं उसमें से फर्दर और कोई हमको फ़ायदा नहीं है। तो ये एक कंपैरिजन है प्योर लाइन में और मास सिलेक्शन में। इसके बाद जो अगला मेथड हम देखेंगे वो है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड ये भी एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेथड है, एक ब्रीडिंग मेथड है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप स्वनिषेचित या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप को पढ़ रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्योंकि स्वनिषेचित होते हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड है तो वो होमोजाइगस होते हैं, तो उसमें से अल्टीमेटली जो हम वैरायटी यूज़ करते हैं, जो मान लीजिए बहुत ऐसे अल्टीमेटली जो एक पौधे को छांट करके और उसकी प्रोजेनी को उसको हम एज ए वैरायटी, एज ए नई किस्म या नई वैरायटी रिलीज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली जो रिलीज़ होता है वो एक प्योर लाइन ही होता है। वो चाहे पेडिग्री मेथड से निकल रहा हो या प्योर लाइन से निकल रहा हो, वो दोनों एक प्योर लाइन ही होता है। मास सिलेक्शन में ये एक मिक्सचर होता है, तो मास सिलेक्शन में वो एक मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन होता है। लेकिन पेडिग्री मेथड में या प्योर लाइन मेथड में इसमें जो अल्टीमेटली जो वैरायटी निकलती है वो एक पौधे को अल्टीमेटली छांट करके उसके बीज से बनाया जाता है, तो वो एक प्योर लाइन होता है। एक अंतर और है जो हम इससे पहले के मेथड देखे, जो प्योर लाइन मेथड, प्योर लाइन मेथड और मास सिलेक्शन, इन दोनों में हम क्या करते हैं कि हम एक समूह को लेते हैं और उसमें से जो अच्छा पौधा है उसको हम छांटने के बाद, जो भी ट्रायल वगैरह करने के बाद उसको किस्म के तौर पर रिलीज़ करते हैं। उसमें हम कोई वेरिएशन नया पैदा नहीं करते, जो वेरिएशन, जो विभिन्नता उस समूह में ऑलरेडी मौजूद है उसमें से ही हम छांटते हैं। लेकिन इस मेथड में हम पहले क्रॉस बनाते हैं, तो ये विदाउट क्रॉसिंग किए जाने वाला मेथड है। और ये जो है क्रॉस बना के, मतलब हम पहले पेरेंट्स लेते हैं, 2 पेरेंट्स को लेते हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं तो F1 या संकर या हाइब्रिड बनता है, और फिर उसमें से आगे हम चुनाव करते हैं। तो इसमें पहले हम कैरेक्टर्स को अलग अलग पेरेंट्स को लेके, अलग अलग जनक को लेके उनके गुणों को एक साथ लाते हैं, और फिर उसमें से जो मिक्सचर अलग अलग 2 गुण एक साथ जब आ रहे हैं तब उसमें फिर मेंडल के नियम के हिसाब से पृथक्करण होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस के दौरान, उससे नई वेरिएशन, नया विभिन्नता पैदा होता है, उसमें से हम छांटते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये पेडिग्री मेथड और ये दोनों मेथड में ये है कि इसमें हम पहले क्रॉस करने के बाद फिर हम सिलेक्शन करते हैं, और ये विदाउट क्रॉस पॉपुलेशन में, समूह में जो वेरिएशन पहले से मौजूद है उसी से हम जो सबसे बेस्ट है उसको छांट के करते हैं। तो ये जो ऑलरेडी
विभिन्नता है उसमें से चुनाव करते हैं, और इसमें विभिन्नता को हम क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, उसके बाद हम चुनाव करते हैं। तो पेडिग्री सिलेक्शन ये ऐसा मेथड है जो कि वाइडली यूज मेथड है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ये काफ़ी यूज बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड में। इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किसका किया जाता है? इंडिविजुअल प्लांट का। प्योर लाइन में भी इंडिविजुअल प्लांट को चुनते हैं हम, यहाँ भी इंडिविजुअल प्लांट को चुनते हैं, लेकिन कहाँ से चुनते हैं? यहाँ पर हम F2 पॉपुलेशन से चुनते हैं, यानी कि पेरेंट लिए उनको क्रॉस बनाए तो संकर या F1 मिला, इस F1 का फिर अगले जनरेशन सेल्फिंग किए तो F2 मिला। जो मेंडल का हम देखते हैं F2 में 3:1 का या 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है, उस पीढ़ी से हम चुनाव शुरू करते हैं। और प्योर लाइन में हम पहली जो समूह है उसको समूह में से डायरेक्टली हम वहाँ देखते हैं जो अच्छा है उसको छांटते हैं, वहाँ कोई क्रॉस वगैरह नहीं बनाते। तो इसमें इंडिविजुअल प्लांट को चुनाव किया जाता है, और कहाँ चुनाव किया जाता है? F2 में। और फिर उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनको फिर टेस्ट किया जाता है अगली पीढ़ी में कि कैसा उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो चुनाव जो है वो हमेशा F2 में करते हैं। ये F2 में क्यों चुनाव करते हैं, इसका एक कारण है। जैसा मान लीजिए हम एक क्रॉस को अगर देखें, मेंडल वाला ही क्रॉस देखें, तो जब इसको हम क्रॉस किए तो F1 पहली पीढ़ी में हमको ये मिला। जब हम इसका सेल्फिंग करते हैं तो हमको ये मिलता है। तो जब हम इसका सेल्फिंग करते हैं तो हमको ये मिलता है। तो ये जो मिल रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो पेरेंटल टाइप है, जो पेरेंट्स हम लिए थे ये और ये दोनों भी हमको मिलता है, और साथ में ये वाला भी मिलता है। तो ये 3 किस्म अलग अलग किस्म के जीनोटाइप हमको F2 में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेग्रीगेट होता है, पृथक्करण के नियम के हिसाब से ये सेग्रीगेशन इसका होता है। तो नए कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं और पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन भी हमको मिलता है। तो वेरिएशन जो है F2 में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो F2 में चूँकि वेरिएशन सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए चुनाव हमेशा हम F2 से ही करते हैं जहाँ पर क्रॉस बनाया जाता है। तो इसमें जो इंडिविजुअल प्लांट का चुनाव किया जाता है वो F2 में किया जाता है, और उसके बाद जो प्लांट का हम चुनाव करते हैं, जिस पौधे को हम चुनते हैं F2 में, उससे फिर हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हर एक प्रोजेनी जो है इन एवरी जनरेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द F2 पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच इज़ ओरिजिनेटेड। ऐसा इसलिए बोल रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एक P1 और P2 दो लेके हमने क्रॉस किया, F1 बना, फिर उसका F2 पॉपुलेशन हमने ग्रो किया, इसमें से हम कुछ इंडिविजुअल पौधों को छांटे और फिर उसको लेके आगे बढ़े। तो जो भी हम करते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है इस मेथड में, उनका एक लेखा जोखा तैयार करके रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि हम इसको लेके आगे बढ़े, फिर इसमें से ये 10 पौधे मिले हमको, फिर उसमें से ये वाला छांटे, फिर उसमें से आगे बढ़े। तो ऐसा अल्टीमेटली ये वाला पौधा या ये वाला पौधा ये कहाँ से आया है, कौन सा क्रॉस है, फिर उसके F2 में कौन सा पौधा लिया गया था, उसके कौन से पौधे का ये प्रोजेनी है, दूसरे क्रॉस का तीसरा पौधा, फिर उसके आगे पीढ़ी में 10वां पौधा कौन सा है, सबका ये लिख करके रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ईच प्रोजेनी में, हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में कौन सा पौधा कहाँ से आया है, उसको हम F2 पॉपुलेशन से हम बैक में जाके ट्रेस कर सकते हैं कि ये कौन से क्रॉस का था, कौन से पीढ़ी से कहाँ से ये आया है। तो इसको हम ट्रेस कर सकते हैं इसमें। तो दिस मेथड यूज फॉर सिलेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन क्रॉसेज इन सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप है वहाँ पे जहाँ सेग्रीगेशन हो रहा है, F2 है, वहाँ से हम सिलेक्शन इसको करते हैं और सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। किसको छांटा जाता है? तो इंडिविजुअल पौधे को छांटा जाता है। कहाँ छांटा जाता है? F2 में छांटा जाता है। तो इसका शुरुआत जो कैसे होती है, इसकी शुरुआत होती है क्रॉसिंग ऑफ 2 जीनोटाइप्स, मतलब 2 पेरेंट्स को हम लेके चुनाव करते हैं। पहले पेरेंट्स का एक पेरेंट, 2 पेरेंट, इनको लेके F1 बनाते हैं, फिर F2 में आते हैं, फिर यहाँ से हम सिलेक्शन जो है
वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है कि क्रॉसिंग ऑफ 2 जीनोटाइप्स, 2 अलग अलग जीनोटाइप लेकर हम क्रॉसिंग करते हैं। ईच ऑफ विच हैव 1 और मोर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लैक्ड बाय द अदर। तो ये पेरेंट्स का चुनाव हम कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक वैरायटी है या ये एक वैरायटी है, ये एक किस्म है हमारे पास मौजूद है। जैसा कि हम देखें कि हम जब वो कंजर्वेशन करते हैं, सीड बैंक, जीन बैंक, उसमें बहुत सारी किस्में हम रखते हैं। तो उसमें से मान लीजिए एक किस्म ऐसा है जिसमें कुछ गुण अच्छे हैं, कुछ उसमें लैकिंग है। दूसरा जो है उसमें जो गुण इसमें नहीं है वो इधर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एग्रोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मतलब इसका ग्रोथ वगैरह, इसका हाइट वगैरह, इसमें फ्लावरिंग, ये सब कुछ अच्छा आता है। पर हो सकता है इसमें कोई रेजिस्टेंस का अभाव है, कोई प्रतिरोधक क्षमता का अभाव है, कोई इंसेक्ट के लिए अटैक इस पे ज़्यादा होता है, या कोई प्रोटीन की इसमें कमी है जो कि इसमें मौजूद है, या कोई इसमें बाकी सब कुछ अच्छा है, या इस पर इसके बीज का रंग जो है ऐसा है जो कि कस्टमर बहुत पसंद नहीं कर रहा है, कलर जो है अट्रैक्टिव नहीं है, इसमें वो कलर अट्रैक्टिव वाला जीन मौजूद है। तो ऐसा जो एक दूसरे में कमी होती है वैसे नॉर्मली उनका हम चुनाव करते हैं पेरेंट के तौर पे, और उनको क्रॉस करके दोनों के गुणों को हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। और उसमें जब क्रोमोसोम एक साथ आते हैं फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है तो नई भिन्नताएं पैदा होती है, उसमें से हम चुनाव करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत जो होती है ऐसे 2 जीनोटाइप से हम करते हैं जिसमें दोनों में कुछ गुणों की कमी है जो कि डिज़ायरेबल है। ऐसा गुण की कमी है, जो एक में कमी है वो दूसरे में है, जो दूसरे में कमी है वो इसमें है। तो ऐसे को लेके हम शुरू करते हैं इसको। तो इसमें जो F2 में हम चुनाव करते हैं वो कैसा चुनाव करते हैं? सुपीरियर टाइप जो अच्छे हैं उनका चुनाव करते हैं, और उनको फिर अगली पीढ़ी में उनका जो बीज है इंडिविजुअल प्रोजेनी लगाते हैं। हमेशा इंडिविजुअल प्रोजेनी मतलब जिस पौधे को मैं छांटा उसमें जितने भी इसमें से बीज मिले उन सबको एक लगाएंगे। तो इंडिविजुअल प्लांट के जो प्रोजेनी है उसको लगाएंगे, और उसमें से फिर जो अच्छा है उसको छांटते हैं, फिर उसकी इंडिविजुअल प्रोजेनी लगाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सबका। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कंटिन्यू करते हैं। कब तक ऐसा सिलेक्शन कंटिन्यू करेंगे? ये पौधे को छांटा, उसके सारे बीजों को लगाया, फिर उसमें से मान लीजिए ये वाले पौधे को छांटा, फिर उसमें से जितने बीज मिले उनको लगाया। ये हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह होमोजाइगस नहीं हो जाए। क्योंकि हम शुरुआत किए हैं क्रॉसिंग से, तो 2 अलग अलग पेरेंट को क्रॉस किए हैं। तो पहला जो F1 है, मतलब कि अगर एक पेरेंट ऐसा था और एक पेरेंट ऐसा था, तो जो पहली पीढ़ी है वो हेट्रोजाइगस आएगी, F1 हेट्रोजाइगस आएगी। और इसमें जब हम सेल्फिंग करते जाएंगे, जैसा कि हम पहले लेक्चर में देखें कि एक बार सेल्फिंग करने से 50% से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो सेल्फिंग करते जाएंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, और हम जो अच्छा प्लांट है उसका चुनाव करते जाएंगे, फिर सेल्फिंग करेंगे, फिर चुनाव करेंगे, फिर सेल्फिंग करेंगे। ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि पॉपुलेशन पूरा का पूरा होमोजाइगस नहीं हो जाए और कोई और सेग्रीगेशन उसमें नहीं दिख रहा है अब। यानी कि इसको अगर अगली बार लगाए तो फिर ये अलग होगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा यही आता जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इसको भी लेके आगे बढ़ेंगे तो हमेशा इसी टाइप का मिलता जाएगा। लेकिन इसको अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये ऐसा ऐसा सेग्रीगेट करेगा, फिर 3 टाइप का सेग्रीगेशन होगा। तो जैसे जैसे हम सेल्फिंग करते जाएंगे तो होमोजाइगस की संख्या हमको बढ़ती जाएगी और इस टाइप की संख्या घटती जाएगी। तो ये तब तक हम करते जाएंगे जब तक कि पूरा पॉपुलेशन होमोजाइगस ना हो जाए, और फिर उसमें फर्दर और ग्रो करने से उसमें सेग्रीगेशन ऐसा और अब नहीं हो रहा है, सब होमोजाइगस हो गया है। और प्लांट टू रो सिस्टम यूज़ किया जाता है, मतलब ये प्लांट है, इसमें से जितने बीज मिले उसका एक लाइन लगाया, फिर उसमें से मान लीजिए ये लाइन लगा, फिर उसमें से ये पौधा हमको अच्छा मिला या ये वाला पौधा अच्छा मिला, उसका फिर लाइन लगाया, एक रो लगाया। तो एक प्लांट के बीज को लेके एक रो, फिर उसमें से एक प्लांट अगर कोई सिलेक्ट किए हैं उसका एक रो, ऐसा करके हम करते जाते हैं। और अल्टीमेटली जो हमको पौधा मिलता है, चूँकि सेल्फ पॉलिनेटेड में कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर हम एक पौधे को, मान लीजिए इसमें से इस पौधे को मैं छांट रहा हूँ, तो ये वाला पौधा का जो बीज होगा वो कैसा होगा? सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का बीज होगा या उसकी पीढ़ी होगी, तो वो भी एक प्योर लाइन होगी। तो अल्टीमेटली जो है हमको एक प्योर लाइन मिलता है। और इसमें जो एक चीज़ मेजर जो है, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग बहुत सारा होता है, लॉट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि हर पीढ़ी का हिसाब लिख के रखा जाता है। तो ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि बार बार रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है।
तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये मान लीजिए 2 पेरेंट लिए हैं P1 P2, उसमें हम क्रॉस बनाए, तो जो क्रॉस बनाए F1 पॉपुलेशन, ये मेरा F1 है, तो जो F1 आया फिर उसको हम सेल्फ किए, सेल्फ करके ये F2 पॉपुलेशन आया। तो F2 पॉपुलेशन में मान लीजिए इसको छांटे, इसको छांटे, इसको छांटे, यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं F2, मतलब यहाँ पे जितने भी पौधे थे उन सबके बीज को हम लगाते हैं। तो जो है उसमें से इसको छांटे हैं, इसको छांटे हैं, इसको छांटे हैं, इंडिविजुअल प्लांट का वो रो ग्रो करते हैं। मतलब इसमें जितने भी सीड मिले उनको एक लाइन में लगाया, इनके सीड को इस लाइन में लगाया, इनके सीड को इस लाइन में लगाया, ऐसा इंडिविजुअल प्रोजेनी रो ग्रो करते हैं। तो 2000 से 5000 को सिलेक्ट किया है, उसमें 2000 है 5000, तो 2000 पौधा है तो 2000 का 2000 लाइन लगाया है, उसको लगा के उसमें से जो है लगभग 200 को सिलेक्ट किया है, करके फिर से उनका रो लगाया है। तो ये F3 है, अगला जनरेशन जो है F3 है, उसमें इंडिविजुअल प्लांट जो सिलेक्ट किए हैं F2 में उनके रो को लगाया है। फिर F4 आ गया, F4 में फिर से मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट किए हैं तो इसके रो को लगाए हैं। तो आइडेंटिफाई सुपीरियर रो, सिलेक्ट 3 to 5 प्लांट्स। तो इसमें जो रो को लगाए हैं उसमें से जो सुपीरियर हैं, जो अच्छे हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उसमें 3 से 5 पौधों को सिलेक्ट करते हैं और उनका फिर आगे लाइन लगाते हैं। तो ये आपको ऐसा जो है F5 F6 मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक ये ऐसा ही करते जाते हैं। इंडिविजुअल प्लांट के प्रोजेनी को ग्रो करते हैं पहले, और उसमें से एक जो मान लीजिए ये एक रो था, ये एक रो था, इस पौधे से ये लाइन मिला था, इस पौधे से ये लाइन हुआ था, तो उसमें से 3 से 5 पौधों को लेकर अगला लाइन। तो अब इसको हम उसका फैमिली बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही माता पिता की संतान है सब, तो वो एक फैमिली है। फिर 3 से 5 पौधों को उसी फैमिली के 3 से मतलब अगर इस पौधे से 15 बीज मिले हैं तो इसके 15 संतति है, वो 15 संतति में से 3 से 5 को लेकर के मतलब उसी फैमिली के मेंबर को लेकर फिर अगला ऐसा फैमिली रो, मतलब ये जो है ये एक ही फैमिली का 3 लाइन है, एक ही फैमिली का 3 लाइन है, ऐसा करके लगाया जाता है। सुपीरियर रो को 3 से प्लांट को लेकर के एक फैमिली रो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से चलता है 5 से 6 जनरेशन तक। मतलब इंडिविजुअल प्लांट को छांटे, उसका लाइन लगाए, उसमें से फिर अच्छे प्लांट को छांटे, फिर उनका लाइन लगाए, ऐसा करके चलता रहता है। और अल्टीमेटली फाइनली जो फैमिली सबसे अच्छी मिलती है उसको लेके हम यील्ड ट्रायल में जाते हैं। और यील्ड ट्रायल जाते हैं पहले प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, पहला ट्रायल को हम हमेशा प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल बोलते हैं, उसको शुरुआती ट्रायल बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर एडवांस ट्रायल में जाते हैं और अल्टीमेटली जो सबसे अच्छा मिलता है उसको लेकर के फिर वैरायटी के तौर पे, किस्म के तौर पे रिलीज़ किया जाता है, जो ट्रायल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 7वां साल 8वां से 10वें साल तक इसका ट्रायल चलता रहता है। तो 11वें या 12वें साल में जाके इस जो है एक किस्म के तौर पे रिलीज़ होगी। तो टाइम वगैरह ज़्यादा लगता है और रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि हर इस प्लांट का ये रो लगाए हैं, उसमें से 3 प्लांट को छांट के उनका रो लगाए हैं, तो ये हर बार रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि हम जैसे जो अल्टीमेटली जो भी पौधा मिल रहा है जिसको एक किस्म के तौर पे रिलीज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से कौन से क्रॉस का नतीजा है वो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कैसे उसको हम करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, दिखाया गया है। जैसे 2012 में क्रॉस बनाया तो P1 इंटू P2 2012 में क्रॉस बनाया, तो 2012 से 12 को लिया 12001, तो पहला क्रॉस। मान लीजिए जब दोनों पेरेंट को क्रॉस बनाते हैं तो हो सकता है 40 क्रॉस बनाए या 50 क्रॉस बनाए, तो ये पहला क्रॉस जो है उसको ऐसा लिख रहा है 12001। फिर उसका आगे लगाया तो 12001 का जो वो वाला क्रॉस के पौधे को लगाया है, उससे जो बीज मिला है उसको लगाया है। फिर अगली बार जो है वो उसी क्रॉस का 12001 मैंने पहला क्रॉस का जो पौधा था उसमें से पहले जो इसमें से जो सारे क्रॉस के जो पौधे लगाए थे उसमें पहला पौधे को छाटा है से n तक। मान लीजिए 100 पौधे हैं तो 1 से लेके n तक ऐसा नंबरिंग कर किया जाता है। फिर वो पहले पौधे से फिर पहला लाइन को छाटा है। तो इस तरीके से इसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। मतलब ये खुद भी लोग डिसाइड करता है कि कैसे उसको लिखना है। कोई अगर 2019 में क्रॉस बना रहे तो ऐसा भी कर सकते हैं 2019,
क्रॉस का, दूसरे क्रॉस का, तीसरा पौधा, उसमें से तीसरे पौधे का जो लाइन है उसमें से चौथा प्लांट। तो इस तरीके से आप अपना मेथड भी डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें पता चले कि कहाँ से ये आ रहा है। तो इस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है जिससे कि पता चलता है कि वो पौधा अल्टीमेटली जो कहाँ से आया है। इसके जो मेरिट्स हैं इसमें ये है कि चूँकि क्रॉस बनाते हैं, P1 P2 क्रॉस बनाया, F1 मिला, फिर उसको सेल्फिंग करे तो F2 मिला, तो F2 में सेग्रीगेशन की वजह से बहुत वेरिएशन मिलेगा। तो ब्रीडर के लिए पादप प्रजनक जो है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल का, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने का। तो बोलता है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देता है ब्रीडर को उसका स्किल और जजमेंट, उसका जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करने का, कि इसको छांटूँ या ना छांटूँ, इसको लूँ या किसको लूँ, वो पूरी तरह से उसके स्किल, उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। वो अपना ज्ञान को अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कैरेक्टर का इम्प्रूवमेंट करना है तो इसके लिए अच्छा है, बोलता है वेल सूटेड मेथड है। मान लीजिए कोई कैरेक्टर इंप्रूव करना है जो इसमें नहीं है, इसमें है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विच कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड, जिसको ऐसा लक्षण जिसको आइडेंटिफाई करना आसान है। तो ऐसे लक्षण जो है नॉर्मली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जो कि 1 या 2 जीन से कंट्रोल होते हैं, जिनमें क्लियर कट अंतर रहता है, तो उनको हम आसानी से छांट सकते हैं और सिंपली इनहेरिटेड होते हैं। वो सिंपली इनहेरिटेड मतलब मेंडल का रेशियो वो फॉलो करता है, उसको आसानी से देख सकते हैं। टेक्स लेस टाइम देन बल्क मेथड, एक दूसरा मेथड है बल्क मेथड जिसमें कई जनरेशन तक बल्किंग किया जाता है, मतलब सीड को एक साथ मिला के ग्रो किया जाता है 4-5 साल तक, और उसके बाद छांटना शुरू करते हैं, तो उससे कम टाइम ये लेता है। और डीमेरिट क्या है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एक टेढ़ी खीर है, इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना एक मुश्किल काम है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और इसमें नेचुरल सिलेक्शन यानी कि अपने आप नेचर के द्वारा सिलेक्शन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि उसको जब हम लगाते हैं तो जो लगा रहा है, जो उसके ऊपर काम कर रहा है, वो जिसको चाहता है उसको छांटता है। नेचुरल सिलेक्शन का कोई स्कोप नहीं है। और स्किल ऑफ द ब्रीडर के ऊपर ये बहुत डिपेंडेंट है, मतलब जो ब्रीडर जो पादप प्रजनक काम कर रहा है, अगर उसकी उसमें उसके पास नज़र होनी चाहिए देखने के लिए कि ये कौन सा जो मेरा लक्षण है ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें आएगा, आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल उसकी स्किल पर निर्भर करता है। वो अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर वो सही मटेरियल का चुनाव नहीं कर पाए, क्योंकि जो F2 पॉपुलेशन है इसमें सारे जितने भी हेटेरोजाइगस जो है वो सब सेग्रीगेट करेंगे। हम तो एक लक्षण की बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये वाला कि भाई क्रोमोसोम में यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t है, ऐसा इसमें 10, 15, 20 जोड़े क्रोमोसोम में, सब में हज़ारों जीन है, सब इस तरह का A, B, B, C, C, D, D, E बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे। तो उसमें से छांट पाना और देख पाना ये ब्रीडर के स्किल की बात है। तो ये अगर वो स्किलफुल है, अगर उसकी नज़र सही है, देख सकता है, उसमें छांटने की कला है, तो वो सही उसमें से कर सकता है। नहीं तो पता चला कोई अच्छा मटेरियल जो है वो छूट जाएगा, रह जाएगा, और कोई ख़राब जो उतना अच्छा नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ब्रीडर का स्किल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है।